अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस से। इस मामले में वाराणसी जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लायक बताया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने फैसले में माना कि ये केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता है। अब इस फैसले के बाद मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है, लेकिन निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। इस फैसले को देखते हुए आज वाराणसी को छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि जिला अदालत के फैसले के बाद किसी तरह का विवाद और तनाव न हो। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में जिला कोर्ट का फैसला आया तो जश्न और उत्साह का माहौल नजर आया। जयकारे लगे और हिंदू पक्ष के लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। असल में अदालत ने हिंदू पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए फैसला दिया कि श्रृंगार गौरी केस सुनने के लायक है। करीब 2 महीने की मैराथन सुनवाई के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। ये बताइए कि आज का जो ये फैसला आया है, कैसे क्या आया है, क्या आप लोगों ने सुना? आज का फैसला ऐतिहासिक है। हिंदू समाज और हिंदुओं के लिए आने वाले वर्षों तक ये फैसला याद किया जाएगा और इस फैसले से जो हिंदू धर्म में जो हिंदुओं की जो संपत्तियां कब्जा कर ली गई थी, मंदिर तोड़ दिए गए थे, उनको वापस लेने का हमको मौका मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। साहब ने फैसले में कहा क्या है? कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे सारे आर्गुमेंट जो भी दिए थे सबको माना है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है और मुस्लिम पक्ष कहा है कि आप 22 तारीख तक रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दीजिए। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने 26 पेज के फैसले का निष्कर्ष करीब 10 मिनट में पढ़ा और इस केस को नहीं सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो पूरी की पूरी सुनवाई है सिर्फ इस मसले पर होगी कि निचली अदालत ये तय करे कि क्या ये सुनवाई के लायक है कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा फैसला इस लिहाज से कि पहली बार 1991 का जो वर्शिप एक्ट है एक तरीके से अब इस मामले में फिलहाल नल एंड वॉइड होता दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि आज जो निचली अदालत है, जो ए.के. विश्वेश की अदालत है, उन्होंने कह दिया कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है, यानी कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता, वो ज्ञानवापी परिसर पर लागू नहीं होता, मस्जिद और जो मंदिर है उस पर लागू नहीं होता। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजित और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी करवाई गई। इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से इस सर्वे को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दी गई। इस मामले में सुनवाई लंबी चली और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। क्योंकि श्रृंगार गौरी मामले में आगे सुनवाई होगी या नहीं, इसका दारोमदार इस फैसले पर टिका था, लेकिन कोर्ट ने अब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, यानी श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आगे सुनवाई होगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट ने पूरा मामला पोषणीय यानी मेंटेनेबल मान लिया है और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी कि इस केस को खारिज किया जाए, उस याचिका को ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने खारिज कर दिया है। सीधे बात करने के लिए हम मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट मेराजुद्दीन जी के पास हैं। जी मेराजुद्दीन, क्या कहेंगे अब चूंकि जो आप लोग की याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है, अब इस पे क्या कहना है? अब इस ऑर्डर की कॉपी ली जाएगी, इसको पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा क्या फाइंडिंग दी है, उसके खिलाफ हम रिवीजन दाखिल करेंगे। मतलब हाईकोर्ट का दरवाजा अब तो सोसाइटी जो डायरेक्शन देगी, सोसाइटी के कहने के अनुसार हम लोग हाईकोर्ट चलेंगे।
इस फैसले को लेकर पूरे वाराणसी जिला कोर्ट समेत शहर के सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ इन इलाकों में गश्त लगाते नजर आए ताकि अदालत के फैसले के बाद किसी तरह का तनाव या फिर विवाद न हो। वाराणसी से कुमार अभिषेक और रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब उन महिलाओं से मिलते हैं जिन्होंने पिछले 18 अगस्त को वाराणसी जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका के जरिए इन्हीं महिलाओं ने हर दिन माता श्रृंगार गौरी की पूजा और भोग लगाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर जिला अदालत की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया गया था और उसी सर्वे के बाद मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग के होने का भी दावा किया गया, जिस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे लगातार फव्वारा बताया जाता रहा। हालांकि उनकी सभी दलीलों और दावे को कोर्ट ने खारिज किया है और ज्ञानवापी विवाद से जुड़े केस को सुनने लायक माना है। जिन 5 महिलाओं की याचिका पर अदालत ने ये फैसला सुनाया है, फिर से वो महिलाएं सुर्खियों में हैं। याचिकाकर्ता राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास से बात की मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। अब ये बताइए कि कोर्ट रूम के भीतर जब आप लोग मौजूद थी और जज केस फैसला सुना रहे थे, तो आप लोगों का मनोभाव क्या था? कोर्ट रूम के भीतर क्या? कोर्ट में जो भी फैसला होता था हम लोग सुनते थे और हम लोग को पूरी उम्मीद थी फैसला हम लोग के हक में ही आएगा, क्योंकि साक्ष्य हम लोग के पास थे, उन लोग के पास कोई नहीं था। वो लोग कोर्ट का समय व्यस्त कर रहे थे, कोर्ट को गुमराह कर रहे थे और हमेशा सत्य की विजय। आज जब जज महोदय ने कहा कि ये मेंटेनेबल है तो उनका खारिज कर दिया गया, इसलिए आज हम लोग की बहुत बड़ी जीत है। और हम लोग अभी तो ये झांकी है, दर्शन अभी बाकी है। अभी तो झांकी है, बाबा दर्शन बाकी है। ये बाबा भोलेनाथ मां श्रृंगार गौरी की जीत हुई है, उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों की जीत हुई है। आगे आप करेंगे? आगे अभी तो खुशी मनाएंगे, अभी तो पहले खुशी लीजिए। मान पूर्णा भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, कि बम बम बोल रहा है काशी, हर हर महादेव। इन सभी महिलाओं की मुलाकात मंदिर में ही हुई थी, जिसके बाद सभी सहेलियां बन गई। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक एक ही वक्त मंदिर में मौजूद रहती थी, साथ ही सत्संग भी किया करती थी और अब सभी एक ही इच्छा रखती हैं कि अदालत के ही जरिए मां श्रृंगार गौरी का मंदिर खुल जाए और वो नियमित दर्शन कर पाए। अब 22 सितंबर को वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी विवाद की अगली सुनवाई होनी है और क्या होगा ये जानने के लिए मेरी सहयोगी अनीशा माथुर ने बात की वकील नित्यानंद राय से। 22 तारीख को कोर्ट इशू फ्रेम करेगी। इशू फ्रेम का मतलब ये होता है कि कोर्ट आगे के मुकदमे कैसे प्रोसीड हो, मुकदमे में क्या क्या चीजें कोर्ट को देखना है वो पॉइंट्स तय करेगी और उस पॉइंट के बिना पे ऑनरेबल कोर्ट साक्षी इनवाइट करेगी दोनों पक्षों से और साक्ष्य की प्रक्रिया होने के बाद अल्टीमेटली कोर्ट इसमें आदेश पारित करेगी जो डिग्री होगा और यदि कोर्ट डिग्री करेगी तो जो पूजा का अधिकार मांगा गया है वो मिलेगा हिंदू पक्ष को और श्रृंगार गौरी की जो पूजा अर्चना 92 से पहले होती रही है उसको कोर्ट जो है एक लीगल जामा पहनाते हुए उसको जो है हिंदुओं को वहां पे पूजा करने का अधिकार देगी, ऐसा हम अनुमान करते हैं। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मानना है कि ज्ञानवापी विवाद 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, जिसका हवाला सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से बार बार दिया जाता रहा, जबकि हिंदू पक्ष का मानना है कि 31 साल पुराना यह कानून हिंदुओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में गुड न्यूज टुडे के दर्शक जाने, जिसको हिंदी में उपासना स्थल कानून भी कहा जाता है। तो आज एक बार फिर से हम आपको इस कानून के बारे में ही बताते हैं, जो 90 के दशक की शुरुआत में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर बनाने के लिए चल रहे आंदोलन के दौरान बना था। इससे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकाल चुके थे। ऐसे में पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव था, तो उस वक्त की नरसिम्हा राव सरकार ने संसद से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पारित करवा दिया था।
जो ये कहता है कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वो उसी स्वरूप में रहेगा, यानी उसकी स्थिति में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 31 साल पहले बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 के सब सेक्शन 2 में 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल को लेकर किसी तरह की याचिका या फिर अपील रद्द हो जाएगी। फिर किसी भी अदालत के सामने याचिका या अपील नहीं की जा सकेगी। इस कानून के दायरे में राम जन्मभूमि को छोड़कर देश के सभी धार्मिक स्थल आते हैं, जिनमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह शामिल है। अयोध्या विवाद पर यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लागू नहीं हुआ क्योंकि वो मामला आजादी से पहले से अदालत में था। इसके अलावा देश के वो धार्मिक स्थल जिनकी देखरेख एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब पुरातत्व विभाग करता है, वो भी इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से इस कानून के बनने के बाद बीजेपी की तरफ से इसका जमकर विरोध हुआ था। उनकी दलील थी कि उस समय की केंद्र सरकार इस कानून के जरिए धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों पर आंखें मूंद लेना चाहती है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ा विवाद बढ़ने के बाद हिंदू पक्षकार भी फिर इस कानून को अन्याय से जोड़ रहा था। उसका कहना था कि उपासना स्थल कानून अतीत में हुए अन्याय के खिलाफ कोर्ट जाने से रोक रहा है। हालांकि 2020 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी जा चुकी है। याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय का कहना था कि नरसिम्हा राव सरकार ने जब यह कानून बनाया था तो देश और राज्य की बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को इसका आधार बनाया गया था, जबकि पब्लिक ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार ये कानून पारित नहीं कर सकती थी। अश्विनी उपाध्याय की दूसरी दलील ये थी कि पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थस्थल पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन यह मामला राज्य से जुड़ा था जिसमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को था। इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। हालांकि अभी तक सरकार ने सर्वोच्च अदालत के सामने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसकी वजह से 31 साल पुराने इस कानून पर कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि अब ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की वजह से इस कानून पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे चीन की चालबाजी की। आखिर 2 साल बाद पूर्वी लद्दाख गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके से शुरू हुई डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में ये आम सहमति बन पाई है कि 8 सितंबर से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई और आज यानी कि 12 सितंबर तक ये प्रक्रिया चलनी थी और करीब करीब काम पूरा हो चुका है। इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत दोनों देशों के सैनिक अपने पूर्व तैनाती बिंदुओं पर वापस लौट गए हैं और साथ ही इस क्षेत्र में बनाए गए अस्थायी आधारभूत ढांचों को भी नष्ट कर दिया गया, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति और सद्भाव के लिए मददगार साबित होगा। दो साल का लंबा वक्त और भारत चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 16 दौर की बैठकें, तब जाकर चीनी सेना पूर्वी लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने को राजी हुई। इस प्रक्रिया को ही डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। ये प्रक्रिया इसी महीने की 8 तारीख को शुरू हुई थी, जो अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। इस डिसएंगेजमेंट के तहत दोनों देशों के सैनिक अपने पूर्व तैनाती बिंदुओं पर लौट गए। लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच अब तनाव खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गोग्रा हॉट स्प्रिंग यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों सेनाएं अब पीछे हट रही हैं। लगभग 2 साल के बाद दोनों सेनाओं के बीच में 16 दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद इसे एक बड़ी सफलता माना जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि विस्तारवादी चीन पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ये बात कई बार सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए भी दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है, लेकिन भारतीय फौज की मुस्तैदी के चलते चीनी सैनिकों की चालबाजी इस बार भी नहीं चल पाई।
भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद अप्रैल 2020 में शुरू हुआ, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के अलग अलग हिस्सों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी रही। इन्हीं में से गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-15 को लेकर विवाद था, जिसे भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक में बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश शुरू हुई। और 16वें दौर की बैठक में भारत ने चीन पर दबाव डाला कि वो पूर्वी लद्दाख के विवाद वाले इलाके से अपनी सेना पूरी तरह से पीछे हटाए। देर से ही सही, लेकिन चीन को अपनी पैर पीछे खींचने पड़े। डिसएंगेजमेंट जो है वो ट्रूप्स के बीच में होता है, और क्योंकि उससे पहले मार्च 2020 से उन्होंने डिप्लॉय किया ये सारा ट्रूप्स, उनके एक डिसएंगेजमेंट प्रोसेस उन्होंने शुरू किया। तो जून 2020 में जब ये हुई तो उन्होंने कहा है कि आपका जो टेंट्स जो लगाया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में गलवान में, उनको सारा निकालना है। तो उस समय से ये डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन प्रोसेस का बात चल रही है, और अभी तक कुछ 16 कोर कमांडर मीटिंग्स हुई, और लास्ट जो कोर कमांडर मीटिंग हुई जिसमें दोबारा उन्होंने डिसएंगेजमेंट डीएस्केलेशन करने के लिए उन्होंने सोचा। इससे पहले पैंगोंग एरिया यानी फिंगर एरिया और गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर सैनिक पीछे हटे थे। फिर गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17 से सैनिक हटे, और अब गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिक हटे हैं। यानी इन जगहों पर जहां दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, वो अब कुछ किलोमीटर पीछे चले गए हैं। मगर LAC पर अभी पूरी तरह से शांति नहीं हुई है। जब तक डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन नहीं होता, यानी जब तक दोनों देशों के सैनिक और उनके सैन्य साजो सामान पुरानी स्थिति में नहीं लौटते, तब तक पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर अप्रैल 2020 वाली स्थिति बहाल नहीं हो सकती। उसके बाद दूसरी स्टेज होगी डी एस्केलेशन, जिससे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ट्रुप्स जो डिप्लॉयड हैं वो और अपने देश की सीमा के अंदर जाएं। और फाइनल स्टेज होगी डी इंडक्शन, जिसके अंदर जो भी एडिशनल फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय की गई थी दोनों साइड से, वो वापस अपने पीस स्टेशंस में पहुंचे। ये हम जानते हैं ये कि बहुत लंबा सफर है और इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हालांकि दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे तनाव के बीच इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया को शांति बहाली की दिशा में अच्छा संकेत माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे लद्दाख में 2 पेट्रोलिंग पॉइंट्स अभी भी ऐसे हैं जिसे लेकर चीन और भारत के बीच तनाव बरकरार है, और ये दोनों पॉइंट्स डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक। इन्हें लेकर क्या रुख है चीन का, ये बता रहे मेरे सहयोगी अभिषेक भल्ला। जब से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में बातचीत हो रही है, भारत बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा है कि डेप्सांग और डेमचौक को भी सुलझाया जा सके, लेकिन चीन कहता है कि इन दोनों जगहों के बारे में वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इससे साफ है कि एक तरफ तो ये जो 4 फ्रिक्शन पॉइंट थे वहां कुछ डिसएंगेजमेंट जरूर हुआ है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में जो तनातनी बनी हुई थी और जो एक टेंशन दोनों तरफ से बढ़ गई थी, उसमें फिलहाल कोई कमी नहीं आई है, ना ही ट्रूप डिप्लॉयमेंट में कोई कटौती हुई है। तो मतलब कि साफ है कि इस साल फिर से लगातार ये दूसरी सर्दी होगी जब दोनों तरफ के सैनिक 15-16 हजार की फीट पर तैनात रहेंगे, जब टेम्परेचर तापमान -30 डिग्री -40 डिग्री हो जाता है। तो साफ संकेत हैं कि अभी भी पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से स्थिति जो है सामान्यपूर्ण नहीं है और अभी भी काफी तनाव है। पूर्वी लद्दाख में चुनौतियां सिर्फ आसमान से नहीं है, बल्कि यहां के पहाड़ी इलाकों से भी चीन अपनी साजिशों को अंजाम दे सकता है। इसी वजह से भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास के जरिए सेना ने पहाड़ी इलाकों में युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को परखा है।
ये एलएसी पर सेना का शक्ति प्रदर्शन है। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर 50,000 जवानों का पर्वत प्रहार। पर्वत प्रहार नाम की एक्सरसाइज भारतीय सेना की वन स्ट्राइक कोर कर रही है। स्ट्राइक कोर का मतलब है कि अगर कहीं पर भी चीन या पाकिस्तान हरकत करता है तो सबसे पहले ये अंदर घुसकर उसका सफाया करेंगे। स्ट्राइक कोर से लेकर माउंटेन स्ट्राइक कोर की लद्दाख वाली पर्वत प्रहार की तैयारी हमारे जवान यहां कर रहे हैं। पर्वत प्रहार 20 दिन तक चलने वाली भारतीय सेना की एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर कन्वर्ट करना, ताकि दुश्मनों का कहीं से भी सफाया करना आसान हो जाए। इसके तहत भारतीय सेना ने सोचे समझे तरीके से रणनीतिक तौर पर राजस्थान और आसपास के इलाकों में जो फौज के पूरे दस्ते थे उनको पहली बटालियन ब्रिगेड और फिर डिवीजन 11 पर लद्दाख के इलाकों में तैनात किया और फिर सो मोरी से लेकर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर इनकी तैनाती की गई। इसमें भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर के जवान पूरी तरह से शामिल हैं और करीब 56,000 जवानों ने ये एक्सरसाइज की। इसमें भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर के अलावा चौधरी कोर के 3 डिवीजन के जवान भी शामिल हैं। इस अभ्यास में 100 मोरी से लेकर पेंगोंग 100 तक की नाले और दरियाओं के साथ साथ जो नाली है उनके ऊपर जो ब्रिज बने हैं उनके ऊपर की एक्सरसाइज की गई। ड्रिल और एक्सरसाइज देखने और जवानों का हौसला बढ़ाने खुद आर्मी चीफ मनोज पांडे यहां पहुंचे थे। उन्होंने यहां ऑपरेशनल तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत कर उनकी दृढ़ता और पेशेवर मानकों के लिए उनकी सराहना की। सेना ने एक्सरसाइज की तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर से चीनूक हेलीकॉप्टर को जीप को आसमान में ले जाते हुए देखा जा सकता है। साथ ही K9 ब्रज और बोफोर्स तोप, BM ग्रेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर, T90 भीष्म टैंक और BMP व्हीकल देखी जा सकती है। इसके अलावा एक झील में सैनिक एम्फीबियन अटैक करते हुए भी देखे जाते हैं। लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर सैनिक अपने हथियार और स्टोर्स के साथ चढ़ते देखे जा सकते हैं। जनरल पांडे खुद सेना की नई ATV जीप में सवार दिखाई पड़ रहे हैं। इस अभ्यास के लिए 50,000 सेना के अधिकारी और जवान 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद रहे। ये पहली बार है जब लद्दाख में इतना बड़ा सैन्य अभ्यास हो रहा है। हालांकि चीन डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर विश्वास करना बेहद मुश्किल है और इसीलिए इस पर्वत प्रहार की तैयारी ये बताती है कि यहां हम अलर्ट हैं। अभिषेक भल्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में आयोजित मैराथन की। इस दौरान करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर 30 से 35 देशों के धावकों का जोश दिखा। लद्दाख मैराथन लोगों के साथ भारतीय सेना भी इसका हिस्सा बनी। वहीं बारामूला में भी भारतीय सेना ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनमें सुरक्षा का भाव जगाने के लिए आयोजित की साइकिल रैली। हर उम्र की महिला ने इसमें भाग लिया और भारतीय सेना को शुक्रिया कहा। बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची और कठिन मैराथन। ये लद्दाख मैराथन 2022 की तस्वीरें हैं, जिसे खुद लद्दाख के LG RK माथुर ने हरी झंडी दिखाई। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में लद्दाख मैराथन जबरदस्त लोकप्रिय हुई है। यही वजह है कि करीब 30-35 देशों के धावकों का जोश इस दौड़ में दिखा। लद्दाख मैराथन जो 2012 में शुरू हुआ था, पिछले कुछ सालों में बहुत प्रेस्टीजियस हुआ है। खासकर इसके वजह है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा मैराथन है। साथ ही साथ में हमारा जो लद्दाख जो है, आप सबको मालूम है कितना ये यूनिक डेस्टिनेशन है, खासकर ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, टूरिज्म के लिए। लोगों के उत्साहवर्धन के लिए भारतीय सेना भी इस मैराथन का हिस्सा बनी। वहीं भारतीय सेना ने दक्षिणी कश्मीर के बारामूला में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए रैली में महिला साइकिल रैली का आयोजन किया।
स्कूली छात्राओं से लेकर बड़ी उम्र की महिलाओं ने भी इस रैली में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और भारतीय सेना के इस प्रयास को खूब सराहा। आर्मी ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की थी, बहुत मजा आया रोड बाइक चलाते हुए और सीनरी भी बहुत अच्छी थी और रोड भी उतना इजी नहीं था पर बहुत मजा आया। ऐसी रेसेस होनी चाहिए ताकि और ज्यादा गर्ल्स को वुमेन्स को अच्छा लगे और वो पार्टिसिपेट कर सके खुल के। किसी को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऊंचाइयां छूनी है तो अपना डर निकालना होगा जिंदगी से। महिलाओं के सशक्तिकरण और एक अमन और चैन का पैगाम दिया भी घाटी में, औरतों की राइट भी सेफ है। पूरे देश से आई करीब 140 महिलाओं ने इस रैली में हिस्सा लिया। 11 साल की बच्ची से लेकर 63 साल की महिला ने इस साइकिल रैली में साइकिल चलाई। बारिश होने के बावजूद इन महिलाओं ने जो उत्साह और जोश दिखाया वो काबिले तारीफ है। जीतने वाली टीम को पुरस्कार से नवाजा गया। महिलाओं ने नाच गाने से कार्यक्रम में और भी रंग भर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये दौड़ तो आपने देख ली, अब आपको एक डॉक्टर की अच्छी दौड़ दिखाते हैं। मरीज को जिंदगी देने के लिए बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद ने ऐसी दौड़ लगाई कि हर जगह उनकी वाह-वाह हो रही है। और हो भी क्यों ना, मरीज के लिए कभी किसी डॉक्टर को सड़क पर दौड़ते हुए आपने नहीं देखा होगा। देखा होगा तो शायद आप उनसे मिले नहीं होंगे। तो अब हम आपको मिलवाते हैं इन डॉक्टर साहब से जिन्होंने अपनी गाड़ी छोड़ी, गाड़ी से उतरकर वो अपने पेशेंट के लिए दौड़े। देखिए जरा। बेंगलुरु ये शहर आईटी हब के नाम से मशहूर है, लेकिन साथ ही इसकी शोहरत ट्रैफिक जाम के लिए भी है। ट्रैफिक है तो है, उसकी वजह से जरूरी काम तो नहीं रोका जा सकता। तो ऐसे में क्या करें? ट्रैफिक में दौड़ते हुए एक शख्स को देखिए, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ जाम है और ये जनाब दौड़ लगा रहे हैं। ट्रैफिक के बीच में दौड़ लगाने की वजह भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जनाब पेशे से डॉक्टर हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। मरीज की सर्जरी में देरी न हो इसके लिए डॉक्टर साहब ने अपनी गाड़ी को ड्राइवर के पास छोड़ा और खुद दौड़ते हुए अस्पताल के लिए निकल पड़े और करीब 3 किलोमीटर तक दौड़ लगाने के बाद अस्पताल पहुंचे। बेंगलुरु के डॉक्टर गोविंद नंद कुमार ने अपना फर्ज निभाकर एक मिसाल कायम की है। डॉक्टर को भगवान यूं ही नहीं कहा जाता। मरीज की जान बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं और इसके लिए जी जान लगा देते हैं। बेंगलुरु वो शहर जो अपने ट्रैफिक जैम के लिए पूरे देश में जाना जाता है, मशहूर है। जब यहाँ पर जाम लगता है तो कब वो जाम खुलेगा, कब कोई अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। और ऐसे में अगर जाम लगा है तो एम्बुलेंस भी जाम में फंस जाती है। डॉक्टर साहब भी जाम में फंस गए थे। घटना आपको बता दें कि अगस्त महीने की है। डॉक्टर साहब को सर्जरी करनी थी एक महिला के पेट की, इमरजेंसी सर्जरी थी ये, और डॉक्टर साहब का नाम है गोविंद नंद कुमार। ये अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचने के लिए समय पर निकले थे, लेकिन ट्रैफिक जाम में बुरी तरह उलझ गए और सर्जरी का जो टाइम था वो 10 बजे सुबह उनको सर्जरी करनी थी। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो इस ट्रैफिक जाम से नहीं निकल सकते हैं तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी और ड्राइवर को वहीं पर छोड़ा जहां पे वो जाम में फंसे हुए थे और उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल तक 3 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था और 3 किलोमीटर तक दौड़ लगा दी। और दौड़ लगाकर वो समय पर न केवल हॉस्पिटल पहुंचे जहां पर उनकी टीम इंतजार कर रही थी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन थिएटर में तमाम इंतजाम कर दिए गए थे। अगर डॉक्टर साहब समय पर नहीं पहुंच पाते तो ये सर्जरी नहीं हो पाती, लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने फर्ज को इंपॉर्टेंस दी और अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर वो सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़े और भागते भागते अस्पताल पहुंचे और सर्जरी को परफॉर्म किया। दरअसल बेंगलुरु में ट्रैफिक के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी तरह की परेशानी से डॉक्टर गोविंद नंद कुमार को भी जूझना पड़ा। मरीज तक पहुंचना डॉक्टर गोविंद के लिए बेहद जरूरी था। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार गैस्ट्रोलॉजी के सर्जन हैं। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार गैस्ट्रोलॉजी सर्जन है। एक आपातकालीन इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए सरजापुर के मणिपाल अस्पताल जा रहे थे। वहां से उनका अस्पताल केवल 3 किलोमीटर दूर था। अस्पताल समय से न पहुंचने पर मरीज की जान को खतरा हो सकता था और इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपनी कार छोड़ी और आपातकालीन सर्जरी करने के लिए 3 किलोमीटर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच गए। There was a logger jam kind of a
traffic situation where there was no movement of traffic for several minutes. I got out of the car, looked ahead. It didn't seem like there was any hope of traffic moving. Google Maps suggested that the traffic would take at least 45 minutes to clear and to get me to the hospital, a stretch that usually takes me 5 to 10 minutes. I waited, but the time didn't change on Google Maps, and then I had to take a decision as I had surgery scheduled. I had an important surgery in the morning, removal of the gallbladder, and then several surgeries after that for the day. At that point, I took a decision to just kind of walk out, and I run and work out, so used that to my advantage, crossed over the street and finished 3 kilometers in about 15 minutes. My car and driver took about 2.5 hours to reach the hospital. ट्रैफिक जाम के कारण गाड़ियां अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। डॉक्टर गोविंद नंद कुमार ने अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाई। भले ही सड़क पर भागना पड़ा, लेकिन मरीज की जान बच गई। लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक का क्या करें? इसका तो कोई इलाज नजर आता नहीं है। भागदौड़ भरी जिंदगी से यहाँ लोगों को एक साल में औसतन 243 घंटे ट्रैफिक में गुजारने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 135 करोड़ की आबादी वाला हमारा हिंदुस्तान भिन्नताओं का देश है, लेकिन फिर भी हमारे महानगरों में एक समानता है और वो है ट्रैफिक की समस्या। ये समस्या लोगों के जरूरी काम में देरी नहीं करती, बल्कि इस ट्रैफिक की वजह से आर्थिक मोर्चे पर पैसे की बर्बादी, प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता है। कैसे ये हम आपको समझाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में 2 शहर विश्व में सबसे खराब ट्रैफिक जैम वाले शहरों की सूची में टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। और इन 2 शहरों में पहला नाम है व्यावसायिक राजधानी मुंबई का, जबकि दूसरा नाम देश की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु का। और ये दोनों ही शहर लिस्ट में 5वें और 10वें पायदान पर है। यहां के लोगों को 30 मिनट का सफर पूरा करने में करीब 71% ज्यादा वक्त लगता है। ट्रैफिक इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक नीदरलैंड की नेविगेशन कंपनी टॉमटॉम ने जारी किए हैं कुछ आंकड़े। विश्व में सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में शुमार बेंगलुरु की बात अगर हम करें तो जान से कितने वाहन फंसे और कितना ईंधन व्यर्थ गया, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। बेंगलुरु में हर साल 38,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। पीक आवर्स ट्रैफिक के दौरान यात्रा करने पर करीब 162% अधिक वक्त लगता है। और इस खर्च को अगर हम ऐसे समझाते हैं कि अगर कहीं किसी रुकावट के चलते 30 मिनट में 38 से 45 भारी वाहन और लगभग 250 कार जाम की लाइन में लग जाती हैं और वहां 1 किलोमीटर लंबा जाम है, तो 110 से ज्यादा भारी वाहन और करीब 630 छोटी गाड़ियां जाम में फंसती हैं। इस दौरान वाहन का इंजन चालू रहता है, वाहन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे सरकते हैं तो 50% ईंधन ज्यादा खपत होता है। जाम में फंसने के कारण अतिरिक्त पेट्रोल डीजल खर्च होता है, लेकिन दूरी कुछ भी तय नहीं होती। जो वाहन 15 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत निकालता है, जाम में फंसने के बाद ये औसत 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति लीटर रह जाती है। यानी कि एक वाहन जो करीब 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1 लीटर में 15 किलोमीटर की औसत निकालता है, ट्रैफिक जाम में फंसने पर यह औसत घटकर आधी रह जाती है। तो बेंगलुरु में वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए और केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें काम कर रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए स्काई बस सेवा का प्रस्ताव दिया है। स्काई बस यानी कि मेट्रो की तरह चलने वाली बस, लेकिन इसमें अंतर यह होगा कि सड़कों के ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक पर यह चलती है, जिसमें बैठने का स्थान नीचे की तरफ होता है। पहली बात तो ऐसे कि बंगलोर को और बंगलोर के आउटर पार्ट को अच्छा करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने जो कुछ निर्णय किए और जो काम कर रहे हैं, उसमें से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना रहे हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। दैट रोड इज बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे, एनएचआई बना रही है। बेंगलोर के अंदर कुछ जगह पर 3 लेयर ब्रिजेस, जैसे नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो। तो हमने उस प्रकार से पूरा प्लान बनाकर उसका स्टडी करके वो भी करने के आदेश मैंने दिए हैं। उसमें हम काम करके ये हमारे जो नए रोड बन रही है सब,
इसको जोड़कर बंगलोर की तरफ आने वाले रोड जो NH है उनको भी जो शहर के अंदर जाते हैं उसको डेवलप करके एक प्लान हम तैयार कर रहे हैं।